वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए टेस्ट नंबर 332 है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के एमसीक्यू ऊपर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन आंसर सोचने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है। देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में विद्यमान है। सौर विकिरण जल चक्र के मुख्य चालक बल हैं। गुरुत्वाकर्षण जल चक्र को प्रभावित करता ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जल चक्र को प्रभावित ही न करे? देखिए, गुरुत्वाकर्षण तो पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है, पूरी पृथ्वी के एक एक कण को पकड़े हुए है। तो ये तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, थर्ड वाला स्टेटमेंट। इसको काट दो, आंसर आराम से मिल जाएगा। केवल एक और दो हो जाएगा इसका आंसर, पहला और दूसरा सही है। तो देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का लगभग 95% जो है रासायनिक रूप से चट्टानों में विद्यमान है, जो कि चक्रित नहीं होता। तो पहला वाला हो गया करेक्ट। और सौर विकिरण के साथ गुरुत्वाकर्षण जल चक्र के साथ मुख्य चालक बल है। इस तरह स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण भी जल चक्र को प्रभावित करता है। तो गलत है दूसरा, और तीसरा भी गलत हो गया। लगभग 10 गुणा 1020 ग्राम जल को कुल जल का 0.004% है, हमेशा जल चक्र में चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। अपघटन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, दहन की क्रिया, मानव गतिविधियाँ। उपरोक्त में से कौन से कारक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? आसान भाषा में समझे। निम्नलिखित में से कौन से कारक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं? अपघटन बढ़ाता है, श्वसन क्रिया बढ़ाती हैं, आप लोगों की हमारी गतिविधियां बढ़ाती हैं, दहन भी बढ़ाता है, स्थिरीकरण करता है। तो सारे के सारे तो हो गए। अब ये बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे हैं। तो देखिए, श्वसन की क्रिया के अंतर्गत सभी जीवधारी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में छोड़ते हैं, अतः श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो इसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित होती है। जैव भारों के चलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है और विभिन्न प्रकार की मानव की गतिविधियां, जैसे उद्योग हो गए, मोटर वाहन जो आप लोग रोड पर दौड़ाते हो, जीवाश्म ईंधन के उपयोग वायुमंडल में CO2 के उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है, जो भूमंडलीय तापमान में भी वृद्धि करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, गर्म समुद्री जल जो है वो कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, ठंडा समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, ठंडे मृदु पेय मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक है कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकते हैं, या फिर गर्म मृदु पेय कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकते हैं। इन चारों को पढ़ने के बाद नतीजा एक निकल रहा है कि इसका उत्तर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक जैसी चीज़ यहाँ हो रही है, एक जैसी चीज़ यहाँ हो रही है, थोड़ा डिफरेंस है गर्म और ठंडे का। तो उत्तर इसका किस तरह से में निकलेगा? दो स्टेटमेंट में निकलेगा। तो पहला वाला है, गर्म समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है, ये गलत है। ठंडा समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है, ये सही है। ठंडे मृदु पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकते होंगे, फिर ये भी सही है। ये वाला गलत है, गर्म मृदु पेय कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकते हैं। केवल 2 और 3 सही है, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्र की कार्बन डाइऑक्साइड धारण करने की क्षमता घट जाती है। इस तरह गर्म समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए पहला सही नहीं है, जबकि दूसरा सही है। इसी प्रकार ठंडे मृदु पेय में गर्म मृदु पेय की अपेक्षा कार्बन को अधिक धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए दूसरा सही है, चौथा सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रत्यक्षतः मतलब डायरेक्टली जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के लिए उत्तरदायी है, मतलब सीधे CO2 जो है वो इंक्रीज़ करवाते हैं वायुमंडल में। कार्बन चक्र से अधिक मात्रा में कार्बन विलुप्त होना, या समुद्री जल का अधिक मात्रा में गर्म होना, समुद्र में कार्बन स्टोरेज सिंक की कम मात्रा, चौथा है समुद्री जल का अत्यधिक ठंडा होना। कौन कौन? देखिए, समुद्री जल का अत्यधिक ठंडा होना कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मतलब डायरेक्टली निकालेगा एनवायरनमेंट में, ये तो गलत है ना। गर्म होना निकाल सकता है, तो समुद्री जल का अधिक मात्रा में गर्म होना ये है, और समुद्र में कार्बन स्टोरेज सिंक की मात्रा में कमी भी है, और कार्बन चक्र से अधिक मात्रा में कार्बन विलुप्त होना ये नहीं है। तो केवल 2 और 3 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, कार्बन चक्र कार्बन की अनुकूल मात्रा को सुनिश्चित करता है, जिससे वातावरण में जीवन के लिए अपेक्षित तापमान बना रहता है। यदि कार्बन चक्र से कार्बन की अधिक मात्रा विलुप्त हो जाए तो वायुमंडल में तापमान बहुत कम हो जाएगा। इसके विपरीत कार्बन की वृद्धि तापमान में वृद्धि करेगी, न कि कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए पहला गलत है। कुछ समुद्री पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन स्टोरेज सिंक के रूप में समुद्र में ही मौजूद रहती है। इससे वायुमंडल में CO2 की सांद्रता जो है वो घटती है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। जैसे जैसे समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होती है उसकी कार्बन अवशोषण की क्षमता घटती जाती है। इस तरह समुद्री जल का गर्म होना वायुमंडल में कार्बन की मात्रा में वृद्धि करेगा, न कि ठंडा होना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3-3। पहला स्टेटमेंट है, वायुमंडलीय सल्फर के स्रोत हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड हैं। वायुमंडलीय सल्फर के स्रोत हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मुख्य स्रोत हैं। बिल्कुल हैं, और ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, इतने सालों से पढ़ रहे हो, इतना तो पता ही होगा कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसको एलिमिनेट करिए और इसका आंसर लगाइए केवल 1 और 2। तो देखिए, वायुमंडल में सल्फ़र के स्रोत H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 हैं, और दोनों सक्रिय ज्वालामुखी से निकलते हैं, इसलिए पहला दूसरा सही हो जाएगा। एक्टिव वोल्केनो से निकलते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसको बोलते हैं CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन है। अतः H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सल्फर चक्र को प्रभावित करते हैं? कोयले और तेल का दहन, तांबा, सीसा, जस्ता जैसी धातुओं का निष्कर्षण, सल्फर युक्त पेट्रोलियम का शोधन। कौन कौन? ये सारे के सारे कारक सल्फर चक्र को प्रभावित करते हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कोयले और तेल के दहन से सल्फर विमुक्त होती है। इसके अतिरिक्त सल्फर युक्त पेट्रोल के शोधन और तांबा, सीसा, जस्ता के निष्कर्षण हेतु धातु गलाने पर उत्पन्न होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से भी सल्फर चक्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। जीवधारियों के शरीर में मौजूद सल्फर उनके द्वारा किए गए उत्सर्जन तथा मृत जैविक पदार्थों के विघटन से पुनः मिट्टी में, तालाबों में, झीलों में तथा समुद्र की तली में पहुंच जाती है। एस्केरिकिया तथा प्रोटियस जैसे जीवाणु मृत जैविक पदार्थ से सल्फर के विघटन हेतु उत्तरदायी हैं। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा भी, एस्केरिकिया तथा प्रोटियस जैसे जो बैक्टीरिया हैं वो मृत जैविक पदार्थ से सल्फर के विघटन हेतु उत्तरदायी हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो जीवधारियों के शरीर में मौजूद सल्फर उनके द्वारा किए गए उत्सर्जन तथा मृत जैविक पदार्थों के विघटन से पुनः मृदा में, तालाबों में, झीलों में, समुद्रों की तली में पहुंच जाती है। यह प्रक्रिया वायवीय दशाओं में एस्परजिलस तथा
न्यूरोस्पोरा जैसे क्या है ये कवक हैं, कवक फंगस के द्वारा, और अवायवीय दशाओं में एस्केरिकिया और प्रोटियस जैसे बैक्टीरिया द्वारा होती है। तो दोनों के दोनों सही हैं, सी उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्षा के द्वारा फास्फोरस का वायुमंडलीय निवेश नाइट्रोजन निवेश की तुलना में अधिक होता है। फास्फोरस अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं में तीव्र गति से अवशोषित होता है। फास्फोरस का जीवाणुओं तथा पर्यावरण के बीच गैसीय विनियमन नगण्य होता है। देखिए, फास्फोरस का बैक्टीरिया और पर्यावरण के बीच जो गैसीय विनिमय है वो नगण्य होता है, ये सही है। फास्फोरस अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं में तीव्र गति से अवशोषित होता है, ये भी सही है। लेकिन वर्षा के द्वारा फास्फोरस का वायुमंडलीय निवेश नाइट्रोजन निवेश की तुलना में कम होता है, कम, अधिक नहीं होता है। इसको कर दीजिए एलिमिनेट। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा केवल 2 और 3। तो देखिए, वर्षा द्वारा फास्फोरस का वायुमंडलीय निवेश नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होता है, ना कि अधिक, इसलिए गलत है पहला। और फास्फोरस का जीवाणु तथा पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय नगण्य होता है, इसलिए सही है दूसरा। फास्फोरस खनिजों के अपरदन के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में निवेश करता है। फास्फोरस अम्लीय तथा क्षारीय मृदा में तीव्र अवशोषण की यौगिकीकरण क्षमता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण पौधे के लिए फास्फोरस की उपलब्धता एकाएक कम होती जाती है। तो थर्ड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और फर्स्ट है इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलीय पारितंत्र में फास्फोरस की अधिक मात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, यह जलीय तंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। क्या? फास्फोरस। यह जहरीले शैवालों के विनाश का कारक है। यह जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करता है। क्या फास्फोरस जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करता है या कमी करता है? देखिए, वृद्धि नहीं करता है, घटा देता है, और उल्टा। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, सॉरी दूसरा भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि ये जहरीले शैवालों के विनाश का कारक नहीं है। केवल एक सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो मृदा में फास्फोरस की अधिकता जलीय तंत्र को प्रदूषित करती है, परिणाम स्वरूप जलीय पारितंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। इससे क्या होगा? अलगल ब्लम बन जाएगा। पोषक तत्वों की अधिकता होने से अलगल ब्लम बन जाएगा। बहुत सारे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो उगने लगेंगे, अब वो सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेंगे, जल में ऑक्सीजन नहीं बचेगी, मछलियाँ मरने लगेंगी और फ्लो अवरुद्ध हो जाएगा। तो देखिए, जलीय पारितंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे विषैले शैवाल भी जलाशयों में पनपने लगते हैं। इसलिए दूसरा सही है। इसलिए दूसरा और तीसरा जो है वो गलत हैं और पहला वाला करेक्ट है केवल। इसको बोलते हैं वाटर ब्लम भी बोलते हैं, अलगल ब्लम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जहरीले शैवाल वृद्धि करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी, बढ़ेंगे नहीं। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। जीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा वे उपस्थित पर्यावरणीय स्थिति में अपनी सक्रियता या एक्टिविटी बनाए रखते हैं, क्या कहलाता है? जीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा वे उपस्थित पर्यावरणीय स्थिति में अपनी एक्टिविटी बनाए रखते हैं, क्या कहलाता है? समायोजन, दशानुकूलन, सुघट्यता या फिर अनुकूलन। क्या कहलाता है वो? क्या वो एडेप्टेशन कहलाता है? क्या वो प्लास्टिसिटी कहलाता है? क्या वो एडजस्टमेंट कहलाता है? या फिर क्या वो एक्लीमेटाइजेशन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो एडजस्टमेंट या समायोजन ये है नहीं, एक्लीमेटाइजेशन या दशानुकूलन ये है नहीं, प्लास्टिसिटी या सुघट्यता भी नहीं है, ये है एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो किसी भी जीव में उपस्थित पर्यावरण स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखने के गुण को अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। कुछ प्राणियों में वितरण की सहनशीलता सीमा और वांछनीय सीमा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि किसी जीव का पर्यावरणीय कारक उसकी सहनशीलता की सीमा को पार कर जाता है तो वह जीव स्वयं को विराम अवस्था या प्रवास या दशानुकूलन की ओर ले जाता है। इस तरह मंद गति से परिवर्तनशील वातावरण में धीरे धीरे क्रियात्मक अनुकूलन जो है वो दशानुकूलन, एक्लीमेटाइजेशन कहलाता है। ये एडेप्टेशन हो गया, ये एक्लीमेटाइजेशन हो गया।
अब देखिए, प्राकृतिक वातावरण में जीवों द्वारा कई प्रकार की अनुकूलता दर्शाई जाती है। उदाहरण के लिए आकृतिक, शरीर क्रियात्मक तथा व्यवहार संबंधी। जीवों में यह विशेष गुण प्रायः लंबे समय अंतराल के बाद प्राकृतिक वर्ण प्रक्रिया के द्वारा विकसित होते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।